हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू ब्रेन। कैसे हैं आप लोग? हम लोग इस वीडियो में 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं, जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर है, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। ये पार्ट 4 है। इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी आपका बन चुका है। हम लोग हर टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। फिर एग्जाम टाइम में हम लोग ओवरऑल एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और कंप्लीट चैप्टर का, मतलब इस तरह से। तो उसमें हम लोग जल्दी जल्दी फिर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग हर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने सोवियत सिस्टम के बारे में देखा कि सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर जो यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन का कारण क्या बना, व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, ये हमने चर्चा किया। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि जो डिसइंटीग्रेशन हुआ इसका परिणाम क्या हुआ। क्योंकि जो सोवियत सिस्टम था इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर में जो 15 रिपब्लिक्स थे, ये सब सारा चीज हम लोग देख चुके हैं कि जो 15 रिपब्लिक्स थे, 15 रिपब्लिक्स थे इसमें यूएसएसआर में। अब ये डिसइंटीग्रेशन जब हुआ तो 15 अलग अलग देश बने। तो इसका परिणाम क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन का परिणाम क्या हुआ, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यही आपका हेडिंग है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन में कि क्या क्या परिणाम हुआ। तो पहला देखिए, द एंड ऑफ कोल्ड वार कन्फ्रंटेशन। अब जो कोल्ड वार का जो समय था, क्योंकि आप जब कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब आप बुक जब देखेंगे तो पुराने एडिशन में फर्स्ट चैप्टर आपका कोल्ड वार के ऊपर था कि कोल्ड वार क्या था। ये सब सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो देखिए, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार ये जो 2 सुपर पावर आपका इमर्ज हुआ था, एक यूएसए था, ठीक है, यहाँ पे एक यूएसए आपका था और दूसरा कौन था, यूएसएसआर। ठीक है, अब ये दोनों आपका सुपर पावर थे। ठीक है, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हेड था, जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, और जो आपका यूएसआर है एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था। अब इसको लेके कोल्ड वार चल रहा था। तो एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था। कैसा डिस्प्यूट था? आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट। लेकिन डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हो गया, एक खत्म हो गया, द एंड इसका हुआ। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो रहा था कि आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट के कारण अगर हम देखें तो दोनों देश के जो मिलिट्री थे वो आपस में भिड़े हुए थे। ठीक है, तो एंगेज्ड द मिलिट्री ऑफ द टू ब्लॉक्स हैड ट्रिगर्ड अ मैसिव आर्म्स रेस। अब इसके कारण क्या हो रहा था कि दोनों देश के जो मिलिट्री थे वो भिड़े हुए थे। अब दोनों देश चाहता था कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं, और इसके लिए मिलिट्री को मजबूत किया जा रहा था। और इसके कारण एक आर्म्स रेस क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ यहाँ पे? एक मैसिव आर्म्स रेस दोनों देश के बीच में। ठीक है, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, और आर्म्स रेस, और दूसरा दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स एक्यूमुलेट कर रहे थे, एंड दैट लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज यही हुआ कि जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ आपका सोवियत सिस्टम का, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट किया, तो ये जो कोल्ड वार जो चल रहा था दोनों देश के बीच में, ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो मिलिट्री, जो दोनों तरफ के जो मिलिट्री थे आपस में आर्म्स रेस किए हुए थे, न्यूक्लियर वेपन्स जमा कर रहे थे, ये सारा चीज खत्म हो गया। ठीक है, तो एंड ऑफ द कन्फ्रंटेशन डिमांडेड एन एंड टू दिस आर्म्स रेस एंड अ पॉसिबल न्यू पीस। अब इस जो कॉन्फ्रंट्रेशन जो एंड हुआ, जो दोनों मिलिट्री जो आपस में लड़ रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर के, जो एक आर्म्स रेस जो एक बना हुआ था, ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। और समाप्त होने के कारण क्या होता है कि आर्म्स रेस भी समाप्त हुआ, और इसके साथ ही साथ एक अनुमान लगाया गया कि एक पॉसिबल न्यू पीस, कि एक वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होगा, एक नया शांति स्थापित होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस था। फिर अगला अगर सेकंड अगर कॉन्सिक्वेंसेस देखें, ये आपका फर्स्ट था। सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? पावर रिलेशंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। जो पावर रिलेशन था ये चेंज किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। कैसे चेंज किया, यहां पे देखेंगे, पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड। अब कैसे चेंज किया, तो जैसा कि हम ये बार बार देख रहे हैं इसको, यूएसए और यूएसएसआर, एक है आपका कैपिटलिस्ट ब्लॉक और एक है आपका कम्युनिस्ट ब्लॉक। अब क्या हो रहा था कि कुछ देश अपने कैपिटलिस्ट ब्लॉक के ग्रुप में जा रहे थे और कुछ देश कम्युनिस्ट ब्लॉक के ग्रुप में जा रहे थे। तो पहले से एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज बना हुआ था कि कोई किसका जुड़ाव किसके तरफ था, उसके अनुसार से कोई यूएसएसआर के साथ में था, कोई अमेरिका के साथ में था।
लेकिन ये जो पूरा जो रिलेशन है, ये पावर रिलेशन, ये कंप्लीटली क्या हुआ, चेंज्ड हो गया। कैसे चेंज हुआ? द एंड ऑफ द कोल्ड वार लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटीज। और जैसे ही कोल्ड वार जब समाप्त हुआ तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने था। कौन कौन सा पॉसिबिलिटीज था? कि ये जो बाइपोलरिटी था इसका एंड हो गया, ठीक है। अब या तो जो एक जो सुपर पावर जो बचा है, क्योंकि यूएसएसआर तो अब समाप्त हो गया, तो अब कौन सा बचा? यूएसए। तो दो पॉसिबिलिटी यही था कि या तो यूनिपोलर ग्रुप बनेगा, यूनिपोलर मतलब ये जो बाइपोलरिटी था ये समाप्त हो गया, मतलब जो दो ध्रुवीयता का अंत, जो दो यूएसए और यूएसएसआर जो दो सुपर पावर थे, तो एक का तो डिसइंटीग्रेशन हुआ, एक खत्म हो गया। तो या तो यूनिपोलर बनेगा या तो मल्टीपोलर बनेगा। तो यही दो पॉसिबिलिटी, या तो यूनिपोलर सिस्टम्स होगा जिसमें जो अकेले जो सुपर पावर जो अमेरिका है, ठीक है, कौन होगा यूनिपोलर में? अमेरिका, ये रूल डोमिनेट करेगा। या तो कैसा सिस्टम होगा? मल्टीपोलर सिस्टम्स, या तो जो ग्रुप ऑफ, जो बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं ये सारे मिलके एक अपना ग्रुप बनाएंगे और इस तरह से इनका डोमिनेट होगा इंटरनेशनल मार्केट पे। लेकिन हुआ क्या कि एज इट टर्न्ड आउट, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर, और जो अमेरिका था ये अकेले सुपर पावर बना, और एक तरह से यूनिपोलर सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स इंटरनेशनली। और इस तरह से जो हम लोग अभी दो पॉसिबिलिटीज का जो चर्चा कर रहे थे, या तो यूनिपोलर अमेरिका अकेले सुपर पावर बनेगा, या मल्टीपोलर जो ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज मिल के साथ डोमिनेट करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। लेकिन होता क्या है कि अमेरिका अकेले इट बिकम्स द सोल सुपर पावर, और इस तरह से पूरे विश्व में डोमिनेंट कौन सा होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डोमिनेट करता है। इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक, अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस फिर आते हैं? वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड जो आईएमएफ है आपका, ठीक है। अब ये दोनों जो ग्रुप है बिकेम द पावरफुल एडवाइजर्स, और इस तरह से कैपिटलिस्ट ब्लॉक डोमिनेट करता है, और जिसका हेड कौन था? यूएसए। और दो मार्केट में नए नए इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो इस तरह से आपका ये सब सेकेंड ए कॉन्सिक्वेंसेस था। अगर थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो क्या है? द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मींट द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। अभी आपका दूसरा आपका पॉइंट आता है, सेकेंड थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या आता है कि जैसे ही जो द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक, जैसे ही सोवियत ब्लॉक का अंत हुआ, इट मींस द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। अब इसके बाद बहुत सारे न्यू कंट्री इमर्ज किए। कैसे इमर्ज करते हैं? तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे अभी कि जो यूएसएसआर था आपका, इसमें 15 रिपब्लिक्स थे। कितने रिपब्लिक्स थे? 15 रिपब्लिक्स, ठीक है। अभी जो 15 रिपब्लिक्स थे, 15 रिपब्लिक्स, ये सब अलग अलग कंट्री बना, ठीक है। तो ये आपका थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस था कि द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मींट द इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। All these countries had their own independent aspirations and choices। और ये जितने जो 15 कितने जो 15 जो रिपब्लिक्स, जो 15 जो कंट्री बना आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, तो इसके बाद सबका अपना अपना क्या था? सब इंडिपेंडेंट था पूरी तरह से, और सबका अपना अपना एस्पिरेशंस था, चॉइस था। अब कहने का मतलब कि जैसे वहां पे अब कम्युनिस्ट ब्लॉक में वो पहले था, अब वो उसका अपना चॉइस है कि वो किस तरह के इकोनॉमी को अडॉप्ट करेगा, किस तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट करेगा। दे वेर इंडिपेंडेंट, और उनका एक एस्पिरेशंस भी था, चॉइस था। तो ऑल दिस कंट्री हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस। मतलब जितने पहले क्या होता था कि यूएसएसआर था तो सब यूएसएसआर का हिस्सा थे, तो पहले क्या होता था कि मतलब कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाता था, कोई भी इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता था। जो सोवियत यूनियन है उसी के द्वारा डिसीजन लिया जाता था और सभी लोग उसको फॉलो करते थे, और उसमें कुछ कंट्री डोमिनेट करते थे। लेकिन अब ऑल द 15 रिपब्लिक्स वेर हैड देयर इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस। फिर अगर आगे बात करें, द बाल्टिक एंड द ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन एंड नाटो। अब आगे क्या बता रहा है कि ये जो इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस था, क्या वो किसी के साथ भी जा सकते थे, किससे दोस्ती रखना है, किससे नहीं रखना है, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम्स को लाना है, दे वेर फुल्ली इंडिपेंडेंट। अब इसके कारण जो बाल्टिक जो नेशंस थे, बाल्टिक नेशंस की अगर हम बात करें तो जो एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया,
ये जो बाल्टिक नेशन थे और कुछ जो ईस्ट यूरोपियन जो स्टेट थे, ये लोग किस में मिलना चाहते थे? यूरोपियन यूनियन में, और नाटो का सदस्य बनना चाहते थे। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बाल्टिक जो कंट्री थे, तो बाल्टिक कंट्री और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स किस में मिलना चाहते थे? यूरोपियन यूनियन और नाटो में, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट थे, अब उनका जो एस्पिरेशंस, जो चॉइस, वो खुद से अपना डिसीजन ले सकते थे। फिर द सेंट्रल एशियन जो कंट्री थे, जैसे इसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो कंट्री थे, कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विथ रसिया। अब यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, जो बाल्टिक जो नेशन थे, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, और जो ईस्ट यूरोपियन जो स्टेट थे, ये लोग यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने और नाटो का सदस्य बनना चाह रहे थे। लेकिन जो सेंट्रल एशियन जो कंट्री है, ये लोग जियोग्राफिकल कंडीशंस के अनुसार ये लोग रसिया से भी अपना क्लोज टाइज मेंटेन करना चाहते थे, और साथ ही साथ वेस्टर्न के साथ भी। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, the Central Asian countries continue their close ties with Russia and also to establish their ties with West, the US, China and others। मतलब जो सेंट्रल एशियन कंट्री थे, क्योंकि रसिया के ठीक नीचे में ये सब कंट्री है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब, किर्गिस्तान, ये लोग रसिया के साथ भी अपना टाई रिलेशंस को मेंटेन करना चाहते थे, और साथ ही साथ ऑल्सो टू स्टेब्लिश टाइज विथ वेस्ट, द यूएस एंड चाइना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो दीज वेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जब डिसइंटीग्रेशन हम लोग पढ़ लिया, ठीक है, कॉजेज हमने देखा कि कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और साथ ही साथ कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, और साथ ही साथ हमने देखा कि उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या था। ठीक है, अब हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे ठीक है, शॉक थेरेपी क्या होता है। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम। पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो कम्युनिस्ट रेजिम था, मतलब यूएसएसआर में हमने अभी चर्चा किया कि यहाँ पे कैसा ये कम्युनिस्ट ब्लॉक था, कम्युनिस्ट पार्टी था, वही रूल करता था। ठीक है, तो कम्युनिस्टिज्म के बाद, मतलब जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उसके बाद शॉक थेरेपी क्या था, इसको देखेंगे। तो शॉक थेरेपी इन द पास्ट कम्युनिस्टिज्म। अब शॉक थेरेपी क्या होता है, अगर ऐसे बात करें तो शॉक थेरेपी क्या है, एक तरह का उपचार है, जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, मान लीजिए किसी का याददाश्त चला जाता है, या जो भी मेंटल इलनेस है, उसको सही करने के लिए मेडिकल साइंस में एक शॉक थेरेपी है, जिसमें इलेक्ट्रिक का यूज किया जाता है, और इससे शॉक दिया जाता है ताकि उसका फिर से जो मेंटल कंडीशन है वो रिकवर हो सके। तो क्या वही चीज यहाँ पे भी किया गया था? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं था। शॉक थेरेपी कहने का मतलब कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो 15 रिपब्लिक्स जो अलग अलग हुए, तो अब चेंजेस, तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन में अगर हम बात करें, या किसी भी कंट्री में, एक पहले से जो व्यवस्था बना हुआ है, अब वो टूट चुका है, अब उसके जगह पे एक नए व्यवस्था को लाना है। ये इतना आसान, जो ट्रांजिशन जो फेज होता है, मतलब जो बदलाव का जो समय होता है, ये काफी मुश्किल भरा होता है, ये इतना आसान नहीं होता है। और यही चीज आपका यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो 15 जो कंट्री जो अलग अलग हुए, उनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि वो सब सारे जगह पे अलग तरह का व्यवस्था था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी था, अब वहां पे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को लाना है। तो ये जो ट्रांजिशन है, पहले सिंगल पार्टी रूल कर रहा था कम्युनिस्ट पार्टी, अब वहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना है। तो ये ट्रांजिशन का जो समय है इतना आसान नहीं है, तो इसी को शॉक थेरेपी बोला गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो ट्रांजिशन का जो फेज है, जो हम बता रहे हैं, क्योंकि जब कम्युनिज्म जब कोलैप्स किया, कम्युनिज्म क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, कहाँ पे, वाज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्री, जितने भी जो कंट्री थे वहां पे कम्युनिज्म को समाप्त किया गया। ये काफी पेनफुल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस था? एक पेनफुल प्रोसेस था, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। कहां से बदलाव हो रहा है? पहले एक ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम था, मतलब वहां पे सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रहा था सोवियत यूनियन में।
इसको क्या बोला गया? ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था। और इससे बदलकर वो सारे कंट्री में क्या आ रहा है अब? डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा है। ये जो ट्रांजिशन का फेज था ये काफी क्या था? एक पेनफुल प्रोसेस था। कैसा प्रोसेस है? पेनफुल प्रोसेस है। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया and Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as शॉक थेरेपी। और यही जो ट्रांजिशन का जो मॉडल था, जो कहां में ट्रांजिशन आया? रसिया में ट्रांजिशन हुआ, जो सेंट्रल एशिया था, जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे, डेट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ। और ये सबको एडवाइस एक तरह से जैसे किसके द्वारा गाइड किया जा रहा था? तो दो इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इन दोनों के द्वारा इस सारे कंट्री में क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। समझ गया? तो इसी मॉडल को क्या बोला गया? शॉक थेरेपी बोला गया। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रसिया, सेंट्रल एशिया एंड द ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। ठीक है। अब शॉक थेरेपी और क्या है ये सब हम लोग देखते हैं। ईच ऑफ दिस कंट्री वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट। अब देखिए, अभी हमने चर्चा किया कि जितने भी कंट्री थे वहां पे एक शिफ्ट हो रहा है, एक ट्रांजिशन हो रहा है। कैसा ट्रांजिशन हो रहा है? तो फ्रॉम ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में ट्रांजिशन हो रहा है। मतलब पहले एक सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, अब वहां पे कैपिटलिज्म को लाया जा रहा है। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है उसी के बारे में बता रहा है। ईच ऑफ दिस कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट, एक कंप्लीट शिफ्ट, एक कंप्लीट चेंज, एक कंप्लीट ट्रांजिशन किया जा रहा है टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब यहां पे पहले कैसा था? एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी था, सोशलिस्ट इकोनॉमी था। ठीक है। विच मींट रूटिंग आउट कंप्लीटली एनी स्ट्रक्चर इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। अब वहां पे क्या है कि जितने भी जो कंट्री हैं, सेंट्रल एशियन कंट्री, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, ठीक है, जो बाल्टिक जो नेशंस, ये सारे कंट्री में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या किया जा रहा है? एक शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम सोवियत पीरियड। मतलब सोवियत पीरियड में जो कम्युनिस्ट ब्लॉक के समय में यूएसएसआर में जो सोवियत सिस्टम था, ठीक है, अब सोवियत सिस्टम में जो भी इंस्टीट्यूशन था, जो भी उसका जो स्ट्रक्चर था, उससे कंप्लीट क्या किया जा रहा है? चेंज किया जा रहा है। कहां चेंज किया जा रहा है? टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। अब क्या क्या चेंज किया जा रहा है? तो पहला आपका है प्राइवेट ओनरशिप। पहला क्या है? प्राइवेट ओनरशिप। अब प्राइवेट ओनरशिप का मतलब अब पहले देखिए, सारा चीज जो था वहां पे क्या होता था? स्टेट कंट्रोल्ड होता था। कैसा होता था? स्टेट कंट्रोल। ठीक है। मतलब जो भी वहां पे जो रिसोर्सेस था, जो वेल्थ था, जो इंडस्ट्री था, आपका जो लैंड था, वो सारा किसके कंट्रोल में था? स्टेट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी था। लेकिन अब इसको कहां बदला जा रहा है? प्राइवेट ओनरशिप। मतलब अब सारा जो ओनरशिप है किसके हाथ में जाएगा? प्राइवेट। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप। अब जितना जो स्टेट एसेट है, जो सरकारी जो संपत्ति है, जो भी कॉर्पोरेट जो ओनरशिप है, ये सब का क्या किया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्राइवेटाइजेशन। ये सब हम लोग शॉक थेरेपी में पढ़ रहे हैं। फिर जितना जो कलेक्टिव जो फार्म्स वेयर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। आप याद कीजिए 9th क्लास में हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन पढ़े थे, उसमें भी पढ़े थे। स्टालिन जब आया था, लेनिन के बाद स्टालिन जब सत्ता जब संभाला, तो फार्म एग्रीकल्चर में कलेक्टिवाइजेशन लाया था। मतलब कलेक्टिव तरीके से एग्रीकल्चर करना शुरू किया। ठीक है। तो ये जो कलेक्टिव जो फार्म्स होते थे, ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट सोवियत सिस्टम में जो फार्मिंग भी होता था, जो एग्रीकल्चर भी था, वो कम्युनिस्ट, वो स्टेट कंट्रोल था और कलेक्टिव तरीके से किया जाता था, सामूहिक खेती किया जाता था। लेकिन इसको बदल के रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग। ठीक है। एंड और इस तरह से एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म को लाया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखेंगे शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन। अब शॉक जो थेरेपी था इसमें और क्या क्या था? देखिए, शॉक थेरेपी
also involved in a drastic change in the external orientation of these economies. अब जो भी जो सेंट्रल एशियन कंट्री थे, बाल्टिक नेशंस थे, जो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थे, ठीक है, ये सारे कंट्री में शॉक थेरेपी क्या हुआ, एक ड्रास्टिक चेंज लाया. इट इन्वॉल्व्स द ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमीज. जो इकोनॉमी का जो इंटरनल तो चेंज किया ही जा रहा है, एक्सटर्नल जो ओरिएंटेशन था उसमें भी बदलाव लाया गया. क्या क्या लाया गया? डेवलपमेंट वाज नाउ इन्वेस्टेड थ्रू मोर ट्रेड. अब देखिए, सबसे पहले ये आप याद कीजिए, कोई भी जब इकोनॉमी तो उसमें ट्रेड का एक बहुत बड़ा रोल होता है, व्यापार. ठीक है, वो किस तरह से व्यापार करेगा, व्यापार पे किसका कंट्रोल होगा, किसके द्वारा प्राइस को मेंटेन किया जाएगा, प्राइस या और भी जो मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसका प्राइस क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सब सारा चीज स्टेट कंट्रोल था. लेकिन जब शॉक थेरेपी के दौरान इसको क्या किया गया, फ्री ट्रेड और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को प्रमोट किया गया. मतलब जो भी जो कंट्री जो थे वो सब जगह फ्री ट्रेड को प्रमोट किया गया, मुक्त व्यापार. मतलब जो स्टेट कंट्रोल, जो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता था, बहुत सारा जो टैक्स लगाया जाता था अनवांटेड, इस तरह को उसको क्या मार्केट को किया गया, फ्री ट्रेड और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया. मतलब विदेशी मुद्रा, जो विदेशी निवेश होता है, मतलब जैसे अब जो कंट्री जो रिपब्लिक्स जो अलग हुए, डिसइंटीग्रेशन जब हुआ तो बहुत सारे कंट्री में डेवलपमेंट नहीं था. अब डेवलपमेंट करने के लिए बाहर से फंडिंग चाहिए, तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे. दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्ड ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओपनिंग और डीरेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी. अब ये सब के कारण जब फ्री ट्रेड किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब ये सब के कारण एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक ओपननेस लाया गया, एक खुलापन लाया गया. ठीक है, फाइनेंशियल ओपनिंग किया गया और इस तरह से डीरेगुलेशन, जो भी स्टेट कंट्रोल था उसको डीरेगुलेट किया गया, और करेंसी कन्वर्टेबिलिटी. ये सारी चीजों में कहने का मतलब कि ओवरऑल ट्रेड को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये सारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा गाइड किया जा रहा था, ताकि वहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एस्टेब्लिश किया जाए फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी. कहां पे? सोवियत सिस्टम जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो 15 रिपब्लिक्स बने अलग अलग, वहां पे. आई होप आपको ये शॉक थेरेपी समझ में आया होगा. अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रांजिशन था इसमें और क्या क्या होता है. तो फाइनली द ट्रांजिशन, देखते हैं हम लोग इसमें. देखिए, फाइनली द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व्ड अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक. अब देखिए, अब जो एक ट्रेड को लेके पहले से अलायंस बना हुआ था, ये सारे यूएसएसआर किसके किसके साथ ट्रेड करेगा, है कि नहीं. अब तो सोवियत यूनियन में तो जितने रिपब्लिक्स थे वो सब कलेक्टिव डिसीजन लेते थे और सब लोग मिल के, मतलब कि किससे ट्रेड करना है, किससे ट्रेड नहीं करना है, कौन से कंट्री के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा, कौन से कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रखना है, ये सारा चीज. लेकिन अब तो इंडिपेंडेंट हो गए लोग. अब इंडिपेंडेंट होने के बाद सब लोग अपने एस्पिरेशन, जो चॉइस था, जो डिसीजन मेकिंग जो पावर था, वो सबका अपना अपना था. इस तरह से फाइनली द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व्ड द ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस. जो एग्जिस्टिंग जो ट्रेड अलायंस था वो क्या हो गया, वो उसका ब्रेकअप हो गया, वो टूट गया अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक. जो सोवियत ब्लॉक के आपस में जो लोग जो ट्रेड कर रहे थे, ये सब क्या हो रहा है, ये सब खत्म हो गया. फिर आगे क्या बता रहा है, ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वाज नाउ लिंक्ड डायरेक्टली टू द वेस्ट एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन. अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जो यूएसएसआर में जो 15 जो रिपब्लिक्स थे, ये 15 रिपब्लिक्स पहले आपस में ही ट्रेड करते थे, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे. अब ये सारे अलायंस क्या हो गए, समाप्त हो गए. और अब ये जो जितने जो स्टेट थे, अब ये दे वर डायरेक्टली लिंक्ड टू द वेस्टर्न कंट्री. जो वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्री जो है, अमेरिका है, अब इसके साथ डायरेक्ट उनका ट्रेड होने लगा, डायरेक्ट लिंक, दे वर लिंक्ड डायरेक्टली. ठीक है, द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स नाउ बिकेम द लीडर्स and thus guided them and controlled the development of the region through various agencies and organization. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जो ट्रेड हो रहा था, यूएसएसआर आपस में ही लोग ट्रेड कर रहे थे सारे रिपब्लिक्स. अब सब स्टेट्स का, जितने जो रिपब्लिक्स जो डिसइंटीग्रेशन के बाद बने, उस सब का डायरेक्ट लिंक हुआ किसके साथ, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ. ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ कि द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट नाउ बिकेम द लीडर्स. अब इसके कारण उन सारे जो 15 जो रिपब्लिक्स थे,
जो बने थे उन सब का लीडर अब कौन बन गया? तब द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट। ठीक है, मतलब जो वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट स्टेट थे ये लोग लीडर बन गया, और ये लोग अब गाइड कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे किनको? वो सारे रिपब्लिक्स को, जो सारे स्टेट्स जो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर बना। ठीक है, और कुछ एजेंसीज के द्वारा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसका एग्जांपल हम लोग पढ़े, जैसे वर्ल्ड बैंक का हम लोग नाम देखे अभी, तो वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया आपका। तो ये दो इंस्टीट्यूशंस खास करके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इसके द्वारा खास करके जो अदर जो स्टेट्स जो थे 15 रिपब्लिक्स, उस सबको कंट्रोल किया जा रहा था, गाइड किया जा रहा था, ताकि वहां पे कौन सा इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक तरह से हो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग तो ये सब सारा शॉक थेरेपी था, तो ओवरऑल आई होप आपको शॉक थेरेपी समझ में आया होगा कि शॉक थेरेपी कोई मेडिकल डिवाइस नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी से उपचार नहीं किया जा रहा है यहाँ पे देश के साथ। वो एक शॉक थेरेपी एक ऐसे ही नाम दिया गया कि जिस तरह से मेंटल इलनेस को ह्यूमंस के अंदर उसको सही करने का एक उपाय किया जाता है, कि किस तरह से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के मदद से उसको सही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वेस्टर्न जो कंट्री है, जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इसके द्वारा जो 15 रिपब्लिक्स है वहां पे सुधार किया जा रहा है, और एक ट्रांजिशन प्रोसेस है फ्रॉम द कम्युनिस्ट ब्लॉक टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब जो जहाँ पे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी था, अब वो ट्रांजिशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और वहां पे क्या स्टेब्लिश किया जा रहा है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। फ्री ट्रेड किया जा रहा है, ट्रेड अलायंसेस ब्रेकअप हो रहा है, न्यू न्यू ट्रेड अलायंस बन रहे हैं, ये सब सारा चीज। अब इसका भी हम लोग पढ़ेंगे कि ठीक है, अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द शॉक थेरेपी। जैसे हमने काउजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन पढ़ा, फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन पढ़ा कि कॉज डिसइंटीग्रेशन का क्या था, क्यों यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, ठीक है, सोवियत सिस्टम क्यों कोलैप्स किया। फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेज हमने देखा कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज था। फिर उसी तरह से शॉक थेरेपी के बारे में हमने पढ़ा कि जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के द्वारा ये सब जो ट्रांजिशन जो फेज था, किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा रहा था, गाइड किया जा रहा था, क्या क्या बदलाव लाया जा रहा था, तो ये सब शॉक थेरेपी था। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या था, तो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। तो देखिए हम देख रहे थे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, जैसा कि शॉक थेरेपी के बारे में हमने डिस्कस किया कि शॉक थेरेपी क्या था। अब शॉक थेरेपी का कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तो पहला देखिए, द शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड इन द 1990s डिड नॉट लीड टू द पीपल इनटू प्रॉमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन। अब देखिए शॉक थेरेपी क्यों लाया जा रहा था, क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज था, ठीक है, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक से, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी से कहां पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अब ये ट्रांजिशन किया जा रहा था, जिसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वेस्टर्न कंट्री के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा ये सब गाइडेड और कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन जो शॉक थेरेपी जो एक प्रॉमिस किया था, जो यूटोपिया कि जो सोवियत सिस्टम जिस कारण से डिसइंटीग्रेट किया, मतलब कि जैसे ही अगर सोवियत सिस्टम अगर खत्म होगा, मतलब एक तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी समाप्त होगा और वहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आएगा, तो सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। जो एस्पिरेशंस था लोगों का, यूएसएसआर के लोगों का जो एस्पिरेशन था, जो टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो लोग यूएसए से पीछे रह गए थे, उन लोगों का ऐसा मानना था जो कि अगर यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ जाएगा तो टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, सारा चीज़ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये जो प्रॉमिस किया गया था शॉक थेरेपी के दौरान, ये मास कंजम्पशन का, ये उतना ज़्यादा लोगों को पूरा नहीं कर पाया। वही ये लाइन बता रहा है, द शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड इन द 1990s, जो शॉक थेरेपी 1990s में जो आया, डिड नॉट लीड टू द पीपल इनटू द प्रॉमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन। जनरली इट ब्राउट ruin to the economic crisis, economies and disaster upon the people of the entire region। अब ये जो शॉक थेरेपी, ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो शॉक थेरेपी जो वर्ड है, जो ट्रांजिशन के लिए लाया गया था, मतलब जो ट्रांजिशन जो किया जा रहा था, जो बदलाव किया जा रहा था, ठीक है, जो सोशलिज्म जो था उसको कैपिटलिज्म में बदला जा रहा था, जो स्टेट कंट्रोल्ड जो रिसोर्स था उसको प्राइवेट किया जा रहा था। लेकिन इसके कारण लोगों को लगा कि
अच्छा होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। इसके कारण और क्या हुआ कि जो उन सारे कंट्री का जो इकोनॉमी था वो और बर्बाद हो गया। बात समझ में आ रहा है? जनरली इट ब्राउट ruin टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द इंटायर रीजन। और वो सारे क्षेत्रों में एक डिजास्टर लेके आया, क्योंकि पूरी तरह से जो इकोनॉमी था बर्बाद हो चुका था। ठीक है, इन रसिया, खास करके अगर रसिया में बात करें, द स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जितने जो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स था, जो इंडस्ट्री थे जो स्टेट कंट्रोल्ड था, वो अचानक से सब क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वेर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। लगभग जो 90%, 90% जो इंडस्ट्री थे उनको सेल पे लगा दिया गया। मतलब एक तरह से जो स्टेट कंट्रोल्ड था, बोला गया कि अब स्टेट कंट्रोल्ड नहीं होगा, अब प्राइवेट कंट्रोल होगा। तो किसी एक व्यक्ति तो कंट्रोल करेगा, अब कौन वो व्यक्ति होगा जो कंट्रोल करेगा? तो इसके लिए उसको सेल पे रखा गया। तो वही बता रहे, इन रसिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड एज 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वेयर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑफ द शॉक थेरेपी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ, व्हाट वेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी के कारण क्या होता है कि द शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड इन द 1990s डिड नॉट लीड टू द पीपल इनटू द प्रॉमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन। जो शॉक थेरेपी जो लाया जा रहा था जब ट्रांजिशन का फेज था, कि जो सोशलिस्ट सिस्टम था, जो ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, उससे बदलाव किया जा रहा था फ्रॉम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो उसमें जो लोगों को जो प्रॉमिस किया जा रहा था कि आपका जीवन बेहतर होगा, जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो पीछे रह गया था यूएसएसआर, वो हम लोग अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। तो ये सब आपका प्रॉमिस क्या हो गया, ये सब खत्म हुआ। और हुआ क्या, जनरली इट ब्राउट ruin टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द इंटायर रीजन। और इसके कारण और क्या हुआ कि जो भी जो इकोनॉमीज जो था, ठीक है, वो और बर्बाद हो गया पूरी तरह से, और वहां के लोगों को काफी ज्यादा समस्या झेलना पड़ा। और खास करके रसिया में सबसे ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि रसिया में स्टेट कंट्रोल जितने इंडस्ट्री थे सब कोलैप्स कर गया, और 90% जो गवर्नमेंट कंट्रोल, जो स्टेट कंट्रोल जो इंडस्ट्रीज थे, उनको सेल के लिए लगा दिया गया। किसके हाथों में? प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज के हाथों में। क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होगा, अब सारा जो कंपनी था स्टेट कंट्रोल्ड था, तब किस व्यक्ति को दिया जाए? तो इसके लिए सेल पे लगाएगा। वही ये लाइन लिख रहे हैं, इन रसिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट collapsed as about 90% of its industries were put up for sale to private individuals and companies। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या होता है वहां पे। सिंस द रीस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट, हालांकि जो रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस था ये कैरी किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, सिंस द रीस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट through market forces and not by government directed industrial policy, it led to the virtual disappearance of the entire industries। हालांकि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग जो किया जा रहा था ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जा रहा था, ये सब स्टेट कंट्रोल नहीं था, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा था। वही चीज बता रहा है कि सिंस द रीस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेज, किसके द्वारा किया जा रहा था? मार्केट फोर्सेज के द्वारा, एंड नॉट बाय गवर्नमेंट। अब जिसके कारण क्या होता है कि इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ इंटायर इंडस्ट्रीज। अब इसके कारण जितना जो इंडस्ट्री था वो सब डिसअपियर, सब समाप्त हो जाता है। एंड दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। और ये जो 90% इंडस्ट्री को जो सेल पे रखा गया था टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और इसको दुनिया का सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में इसको ये नाम दिया गया कि दुनिया का ये सबसे बड़ा मतलब कबाड़ का वो बेचा जाना, the largest garage sale in history, as valuable industries were undervalued and sold at a throwaway prices। और जो इंडस्ट्री का जो वैल्यू होना चाहिए था, जो वैल्यू था, जो प्राइस मिलना चाहिए था, वो प्राइस नहीं मिला, और काफी कम कीमत पे ऐसे ही इंडस्ट्री को प्राइवेट हाथों में क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। दो ऑल सिटीजन्स वेयर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल, हालांकि सभी लोगों को, जितने भी जो सिटीजन्स थे, सबको वाउचर्स दिया गया था कि भाई आप सेल में पार्टिसिपेट करें,
लेकिन सभी लोग तो खरीद नहीं सकते थे, तो इसके कारण बहुत सारे सिटीजन क्या किए थे, दे सोल्ड देयर ओन वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी, क्योंकि उनको पैसा का जरूरत था, तो वो लोग वाउचर को क्या कर रहे थे, सेल कर दे रहे थे। ये सब आपका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी था। फिर और खास करके रसिया में कि किस तरह से देख रहे हैं वहां पे इंडस्ट्री सब खत्म हो गया, रसिया का इकोनॉमिक कंडीशन एकदम बेकार हो गया। ठीक है, जो रसिया का देख रहे हैं यहाँ पे, जो रसिया का जो करेंसी है द रूबल, द वैल्यू ऑफ द रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइंड ड्रामेटिकली। और इस तरह से जो रसिया का जो करेंसी जो था, रशियन करेंसी रूबल, ये रूबल क्या होता है, काफी बुरी तरह से डिक्लाइन करता है, काफी तेजी से डिक्लाइन करता है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई डेट पीपल लॉस्ट देयर सेविंग, और इन्फ्लेशन का रेट इतना हाई था कि लोगों का जो सेविंग था वो क्या हो चुका था, समाप्त हो रहा था। The collective farm system से disintegrated, living people without food security. Russia started to import food. अब आप सोचिए कि जो वहां पे फार्मिंग कैसा होता था, कलेक्टिव फार्मिंग होता था, अब इसको प्राइवेट ओनरशिप दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसके कारण शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हो जाता है, जो फूड सिक्योरिटी का जो समस्या है बढ़ जाता है, और इसके कारण रसिया को फूड इंपोर्ट करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि शॉक थेरेपी का जो परिणाम है कितना बुरा हो रहा है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है वहां पे। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो व्हाट इट वाज इन 1989, और जो 1989 में जो जीडीपी था रशिया का, अब 1999 में उससे भी कम हो जाता है। जो कब था, 1989 में जो जीडीपी था, इससे भी कम जीडीपी कब होता है, 1999 में। द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विथ नो अल्टरनेटिव्स इन इट्स प्लेस, और इस तरह से जो पुराना स्ट्रक्चर था बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो ये सब कॉजेज था। फिर आगे देखते हैं हम लोग, द ओल्ड सिस्टम्स ऑफ सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर का मतलब यहाँ पे क्या, कि हमने देखा था सोवियत सिस्टम वाले, आप वीडियो में अगर देखेंगे फर्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सोवियत सिस्टम में जो सारा चीज स्टेट कंट्रोल था, तो सरकार के द्वारा एक मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग प्रोवाइड किया जाता था। जो मिनिमम जो नेसेसिटीज जो था सिटीजन्स का, जैसे फूड था आपका, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब काफी कम रेट पे, सब्सिडाइज्ड रेट पे वहां पे लोगों को प्रोवाइड किया जाता था। तो ये जो सोशल वेलफेयर था, ठीक है, जो सोशल वेलफेयर वहां के लोगों को दिया जा रहा था, तो वो बता रहा है द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। और इस तरह से जो एक सोशल वेलफेयर का जो सिस्टम बना हुआ था सोवियत सिस्टम में, ये सिस्टमैटिकली क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब इसका परिणाम किसको उठाना पड़ेगा, तो जो वहां के जो गरीब लोग हैं उनको काफी ज्यादा कष्ट होगा। द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल इन पॉवर्टी। अब ये जो विड्रॉल, जो सब्सिडी जो दिया जा रहा था, ये वापस ले लिया गया सरकार के द्वारा। मतलब जो सब्सिडी दिया जाता था सोवियत सिस्टम में, हम लोग ये सब पढ़े थे कि ताकि हर नागरिक को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया जाए। अब ये सारा सब्सिडी क्या कर लिया गया, सरकार के द्वारा जो दिया जाता था उसको खत्म कर दिया गया, समाप्त, क्योंकि अब हर चीज प्राइवेट हो गया। आप देखते हैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे बहुत सारा चीज सस्ता में पढ़ाई होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सस्ता में इलाज होता है। अगर उसको बंद कर दिया जाएगा तो सफर कौन करेगा, जो पुअर पीपल से वो सफर करेगा, क्योंकि उनको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। अब हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। The middle classes were pushed to the periphery of the society and the academic and intellectual manpower disintegrated or migrated। अब इसके कारण जो वहाँ पे एकेडमिक जो लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल जो मैन पावर था, ह्यूमन रिसोर्स, या तो माइग्रेट कर गए या तो डिसइंटीग्रेट हुआ। A mafia emerged in most of these countries and started controlling many economic activities। और इस तरह से एक माफिया वर्ग वहां पे क्रिएट हुआ जो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। अब इसके कारण देखिए, अब जो प्राइवेटाइजेशन हुआ इसका देखिए परिणाम यहाँ पे देखिए क्या क्या वहां पे समस्या होता है। अब प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या होता है कि बहुत सारे डिस्पैरिटीज क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, डिस्पैरिटीज, सोसाइटी में इनइक्वलिटीज ये सब क्रिएट होगा। अब इसके कारण देखिए प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू न्यू डिस्पैरिटीज, एक नया डिस्पैरिटीज वहां पे क्रिएट हो रहा है। पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रसिया वी आर डिवाइडेड बिटवीन द रिच एंड पुअर रीजन्स। और खास करके रसिया के बारे में बता रहा है कि जो रसिया है ये दो वर्ग में बट चुका था, ठीक है, एक रिच सेक्शन अलग था और एक पुअर सेक्शन अलग था। जो रिच थे वो ठीक ठाक थे, जो पुअर और उनका कंडीशन बेकार हो गया था।
अनलाइक द अर्लियर सिस्टम्स देयर वाज नो ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बिटवीन द पीपल। और यही अगर सोवियत सिस्टम में देखें तो इस तरह का इकोनॉमिक इनइक्वलिटी नहीं था, समाज में असमानता नहीं था, समाज में समानता था, इक्वलिटी था, क्योंकि सारा रिसोर्स किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा। अब हर चीज को प्राइवेट किया गया, तो जिसके पास संपत्ति गया वो तो अमीर बनेगा, जिसके पास नहीं है वो तो गरीब हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि अर्लियर सिस्टम, सोवियत सिस्टम में क्या होता था, इस तरह का इकोनॉमिक इनइक्वलिटी नहीं था। लेकिन अब पूरे रसिया दो पार्ट में बट चुका था, रिच एंड पुअर पीपल्स। और उसका परिणाम देख सकते हैं, रसिया का एक बैंक का ये इमेज है आपका दिया हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी के कारण रसिया में आधा से ज्यादा, हाफ ऑफ रसिया 1500 बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेंट बैंकरप्ट। अब इसके कारण ये बैंक का आपको फोटो बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये बैंक है, रसिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, जो शॉक थेरेपी के बाद क्या हो चुका था, खत्म, बंद हो चुका था। और इस तरह से आधा से 1500 बैंक लगभग ये सब बैंकरप्ट हो गया था रसिया में। आई होप ये सब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी था। तो हम लोग इस तरह का ये सब पढ़ेंगे। अगर और भी बात करें डेमोक्रेटिक, ये सब तो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, पॉलिटिक्स के अगर हिसाब से देखा जाए, तो इसमें हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल अगर सिस्टम्स के अगर हिसाब से देखा जाए, तो द कंस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी। इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी तो हम लोग देख लिए कि किस तरह से इकोनॉमिक इनइक्वलिटी वहां पे आ गया शॉक थेरेपी के कारण। अब पॉलिटिकल हम लोग देखेंगे समस्या क्या था, कि जितना जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस था, ठीक है, द कंस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब जितना ज्यादा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस किया गया, उतना ज्यादा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को लेकर फोकस नहीं किया गया था। और इसके कारण द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वेयर ड्राफ्टेड इन अ हरी एंड मोस्ट इंक्लूडिंग। और इसी कारण क्या हुआ कि जितने भी जो 15 जो रिपब्लिक्स जो बने, 15 जो कंट्री यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेशन के बाद बना, इस सब में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ये काफी जल्दीबाजी में बनाया गया। संविधान का जो निर्माण किया, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हुआ अचानक से, और डिसइंटीग्रेशन के बाद पावर तो किसी के हाथ में जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस को बहुत जल्दीबाजी में बनाया गया। और इसके कारण क्या हुआ कि कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे रसिया हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विथ द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर्स दैट रेंडर्ड इलेक्टेड पार्लियामेंट्री रिलेटिवली वीक। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि रसिया में एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बना वहां पे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसके कारण जो पार्लियामेंट था, जो इलेक्टेड जो पार्लियामेंट से कमजोर हो गया, किसके मुकाबले, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स के मुकाबले। और ये रसिया में ही नहीं हुआ, ये और भी कंट्री में ये सब होता है। जैसे अगर हम बात करें इन सेंट्रल एशिया में, अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया में देखिए इसके एग्जांपल। सेंट्रल एशिया जो यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं, देखिए सेंट्रल एशिया में भी द प्रेसिडेंट्स हैड ग्रेट पावर्स, जो भी प्रेसिडेंट्स थे इनके पास बहुत ज्यादा पावर था। एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी ऑथोरिटेरियन, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कंट्री है उज्बेकिस्तान, ये जो कंट्री है आपका उज्बेकिस्तान, और ठीक इसी के नीचे ये जो कंट्री है ये है तुर्कमेनिस्तान। ये दोनों कंट्री में, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये दोनों कंट्री में आपका अगर देखेंगे तो जो प्रेसिडेंट जो बना उसके पास काफी ज्यादा पावर था। वही चीज बता रहा है इन सेंट्रल एशिया, क्योंकि ये दोनों सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और ये दोनों कंट्री में प्रेसिडेंट्स हैड ग्रेट पावर, ठीक है। फिर और देखेंगे, अभी लोग क्या किया कि अपने आप को 10 साल के लिए अपॉइंट कर लिया एंड देन एक्सटेंडेड इट फॉर अनदर 10 ईयर्स। और ये ज्यादातर कंट्री में जो प्रेसिडेंट थे ये लोग अपने आप को 10 सालों के लिए क्या किया, अपॉइंट किया फॉर 10 ईयर्स। और जब जरूरत पड़ा तो उससे भी 10 साल और आगे अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। दे अलाउड नो डिसेंट और ऑपोजिशन, और इन लोगों ने कोई अपने समय में ऑपोजिशन डिसेंट को अलाउ नहीं किया। जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी वाज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज। और इसके कारण अभी भी जो एक जुडिशियरी का जो एक होना जरूरी है, वो जुडिशियरी सिस्टम्स अभी भी ये सारे कंट्री में स्ट्रॉन्ग जुडिशियरी नहीं है।
क्यों? क्योंकि सारा पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। फिर और बात करें तो मोस्ट ऑफ दिस इकोनॉमीज स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000 10 ईयर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। लेकिन बहुत सारा जो कंट्री था जैसे रशिया, तो ये सब फिर से रिवाइव करना शुरू किया, जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो चुका था, तो दे वेर स्टार्टेड रिवाइविंग इन 2000। अब डिसइंटीग्रेशन कब होता है? 1990s में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, 1990 में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और इसका इकोनॉमी फिर से रिवाइव 10 साल बाद रिवाइव करना शुरू किया। अब रिवाइव का कारण क्या था? द रीजन फॉर द रिवाइवल ऑफ द मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमीज वाज द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। अब देखिए, ये लोग का इकोनॉमी फिर से रिवाइव करने का एक मेन कारण था कि ये लोग मिनरल रिच कंट्री है, यहाँ पे जो मिनरल रिसोर्स काफी ज्यादा है, जैसा कि ऑयल हो गया, नेचुरल गैस और मिनरल्स। अब इसके कारण ये लोगों का जो इकोनॉमी था वो फिर से रिवाइव करना शुरू किया। और अगर बात करें अजरबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आर द मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। अब ये सब जितने जो कंट्री हैं, ये सब मैप में हम लोग देख भी हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब मेजर प्रोड्यूसर है किसका? ऑयल एंड गैस का। Other countries have gained because of the pipelines that cross their territories for which they get rent. Some amount of manufacturing restarted. अब कुछ कंट्री के पास तो अपना मिनरल रिसोर्स था, ऑयल एंड नेचुरल गैस, और कुछ कंट्री को बेनिफिट ऐसे हुआ कि वहां से जब पाइपलाइन जब क्रॉस किया, जब उनके क्षेत्र से, तो उनको रेंट मिलता था। तो इसके कारण ये सब कंट्री का जो इकोनॉमी था क्या होता है? रिवाइव करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ओवरऑल थैंक यू। और आपको अच्छे तरीके से इसमें हमने 3 चीज को डिस्कस किया। क्या क्या डिस्कस किया? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, शॉक थेरेपी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। ये 3 टॉपिक को हमने डिस्कस किया काफी अच्छे से। नेक्स्ट अब एक और पार्ट इसका बनेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।